तो अगर गूगल पे आके देखते हैं ना क्लीन आर्किटेक्चर, और इसकी अगर इमेजेस पे हम जाके देखते हैं तो ये बेसिकली ये उसकी डायग्राम है क्लीन आर्किटेक्चर की। ये क्लीन आर्किटेक्चर की इसको ये है बेसिकली ये डायग्राम है। अब इसके अंदर देखो ये बहुत सारी लेयर्स हैं। जिस तरह से हम लोग अपने पास लेयर बनाते हैं ना कि एक रेपोजिटरी होती है हमारे पास, एक सर्विस होती है, एक व्यू मॉडल होता है, और उसके अलावा एक्टिविटी होती है हमारे पास। तो इसी तरह जो है ना ये लेयर्स इसी को फॉलो करते हुए हम बनाते हैं क्लीन आर्किटेक्चर को। ठीक है, अब इसके अगर डायग्राम पे देखेंगे ना तो ये सारी लेयर्स हैं। ये एंटिटी हो गई, उसके बाद ये यूज़ केसेस होगा, उसके बाद ये प्रेजेंटर हो गई, ये उसके बाद ये यूआई हो गई। तो ये जो पहली वाली लेयर है ना ये एंटिटी की, इसको बेसिकली ये हमारे पास जो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं ना वो होती है हमारे पास जो हमारी डेटा क्लासेस हो गई जहाँ से डेटा आता है, या डेटाबेस एंटिटीज़ हो गई, डाओ हो गई, इस तरह की क्लासेस हो गई। जो एंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो डेटाबेस की टेबल्स होते हैं उसको एंटिटीज़ कहते हैं हम। तो वो बेसिकली वो क्लासेस जो डेटा होल्ड करती हैं। तो सबसे सबसे जो पहली लेयर है ना हमारे पास डेटा वाली है। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट लेयर पे चले जाते हैं तो नेक्स्ट लेयर हमारे पास होती है यूज़ केसेस की। अब यूज़ केसेस हमारे केस में क्या होते हैं कि हमारे केस में अगर हम अपनी इसको एप्लीकेशन से रिलेट करें तो हमारे पास सर्विस होती है बेसिकली। यूज़ केसेस के अंदर जो है ना हम अपनी बिजनेस लॉजिक होल्ड करते हैं। ठीक है, अगर तुम यहाँ से भी देखोगे ना, ये देखो ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो इस कलर पे जो है इसके यूज़ केसेस वाला जो कलर है इस पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन बिजनेस रूल। ठीक है, अच्छा सर्विस के बाद अगर हम दूसरी लेयर पे आ जाते हैं, उसके बाहर वाली लेयर पे तो हमारे पास आ जाता है कि प्रेजेंटर, गेटवे और कंट्रोलर। अच्छा, क्योंकि हम बेसिकली वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं करते मॉडल व्यू प्रेजेंटर या मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो हमारे पास ये प्रेजेंटर और कंट्रोलर तो नहीं होता। उसके बाद यूआई पे, उसके बाद जो उसकी सबसे आउटर लेयर है तो हमारे पास यूआई की लेयर आ गई। अब यूआई पे बेसिकली हम एग्जाम्पल भी आ जाती है हमारे पास, एक्टिविटी भी आ जाती है। अब ये तो सिर्फ एक डायग्राम है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ पहली चीज़ तो ये कि देख रहे हो ये जो ना ये जो एरो है ना ये इनवर्ट पॉइंट कर रहा है। मतलब कि ये वाली लेयर जो ना ये वाली जो यूआई की लेयर है ये इस पर डिपेंडेंट है प्रेजेंटर पे, या ये इसके बहुत सारे नाम होते हैं इस लेयर्स के। और इसी तरह ये वाली जो प्रेजेंटर वाली लेयर है ये वाली लेयर पे डिपेंडेंट है यूज़ केसेस वाली, और ये यूज़ केसेस वाली जो लेयर है ये एंटिटी वाली लेयर पे डिपेंडेंट है। तो ये जितने भी ये देख रहे हो ये जितने भी एरो ये इनवर्ट पॉइंट कर रहे हैं, आउटवर्ड पॉइंट नहीं कर रहे। मतलब ये कि अगर इसको रिलेट करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में, तो हम लोग जब व्यू मॉडल का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जब हम डिपेंडेंसी पास करते हैं तो हमेशा सर्विस की पास करते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे केस पे प्रेजेंटर तो नहीं है हमारे पास, व्यू मॉडल है, तो अगर हम उसको व्यू मॉडल को लें तो ये वाली लेयर हमारे पास व्यू मॉडल की है, और व्यू मॉडल के अंदर हमारे ऊपर सर्विस की लेयर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हम जो है सर्विस के अंदर व्यू मॉडल पास कर रहे होते हैं। तो ये जो एरो है ना ये सब इनवर्ट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये तो सिर्फ एक डायग्राम आ गई। अब इसको अगर जाके देखें ना कि एंड्रॉयड की भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो इस पर अगर चेक करते हैं तो ये बेसिकली इनकी एक डॉक्यूमेंटेशन है। पहले एंड्रॉयड में भी पहले इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे ये लोग MVP लिखा हुआ था इन लोगों ने, जो MVVM फॉलो कर रहे थे ये लोग, मॉडल व्यू मॉडल। अब इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और इसको इन्हांस कर दिया है। तो अब इसमें जो जिस तरह से हम आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं इस तरह से इन्होंने भी उसको डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आर्किटेक्चर जो है ना बेसिकली हमारे बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं, लाइक मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, MVC, इसके बाद होता है MVP, मॉडल व्यू प्रेजेंटर,
फिर MVVM होता है, मॉडल व्यू मॉडल, जो हम एंड्रॉयड पे बेसिकली यूज़ करते हैं स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए। जब एप्लीकेशन ग्रो कर जाती है तो फिर उसके अंदर फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर उसके अंदर लेयर्स पड़ जाती है, फिर हम क्लीन आर्किटेक्चर पे चले आते हैं। तो MVVM हो गया। इसके अलावा MVI होता है, कि मॉडल व्यू इंटेंट, वो भी यूज़ किया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अभी अगर एंड्रॉयड, ये तो सिर्फ एक डिटेल क्लीन आर्किटेक्चर की एक डायग्राम है। ठीक है, अब एंड्रॉयड पे इन्होंने इनकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अच्छा, इसमें अगर जाके देखोगे ना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने लिखा हुआ है, ये एक हेडिंग आती है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स की। ठीक है, अब इसमें जाके अगर इसकी इसकी अगर हम ये पढ़ेंगे ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू फॉलो इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न। इट्स अ कॉमन मिस्टेक टू राइट ऑल योर कोड इन एक्टिविटी और फ्रेगमेंट। ठीक है, these UI based classes should only contain logic that handles UI and operating system interactions। अब इन्होंने पहली वाली हेडिंग में ये डिफाइन किया हुआ है कि भाई सारा कोड जो ना एप्लीकेशन या फ्रेगमेंट, एक्टिविटी या फ्रेगमेंट में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है कि लेयर्स को सेपरेट करें। तो इसी वजह से जो है ना, हम डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं, व्यू मॉडल, रिपोजिटरी, सर्विस। वरना अगर बेसिक पे देखें, तो अगर हमने जब काम स्टार्ट किया था तो हम सारा कोड एक्टिविटी में लिख देते थे, वहीं से डाटा भी हम गेट कर रहे होते थे, वहीं से डाटा डिस्प्ले भी करवा रहे होते थे। तो पहला रूल तो ये है सेपरेशन ऑफ कंसर्न का। ठीक है, कि ये मिस्टेक है हमारे पास कि एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के अंदर सारा कोड नहीं लिखना चाहिए, इसको लेयर्स में सेपरेट करना चाहिए। यूआई, इसने ये बताया भी है कि यूआई बेस्ड क्लासेस शुड ओनली कंटेन लॉजिक दैट हैंडल्स यूआई ऑपरेशन। जैसे कि व्यू मॉडल है, उसके अंदर यूआई से रिलेटेड लॉजिक होती है हमारे पास। ठीक है, और जो सर्विस है उसमें अंदर बिजनेस से रिलेटेड लॉजिक होती है। व्यू मॉडल के अंदर वो वाली लॉजिक होनी चाहिए। लेट सपोज मेरे पास एक डेट है, उसको मुझे फॉर्मेट करके उस पर यूआई पे दिखानी है, तो वो वाली जो लॉजिक होगी ना, वो व्यू मॉडल के अंदर होगी, वो सर्विस के अंदर नहीं होगी, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह फेवरेट अनफेवरेट दिखाना है मुझे, तो वो वाली लॉजिक जो है वो यूआई पे कैसे दिखाना है, उसके लिए जो है वो वाली लॉजिक जो है व्यू मॉडल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और जो बिजनेस लॉजिक होगी वो जाहिर सी बात है फिर सर्विस में होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि ड्राइव यूआई फ्रॉम डेटा मॉडल्स। सही है। अब इसकी डेफिनेशन पे जाए तो अनदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट यू शुड ड्राइव योर यूआई फ्रॉम डेटा मॉडल्स, प्रीफरेबली परसिस्टेंट मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास डेटा आएगा वो किसी ना किसी हमारे पास किसी मॉडल के थ्रू होना चाहिए। जैसे कि हम अक्सर देखा होगा ना, तो हम काम करते हैं व्यू मॉडल के अंदर, यूआई पे हमें कोई चीज़ डिस्प्ले करानी होती है, तो कब समटाइम्स हम जो है मॉडल बना लेते हैं, और समटाइम्स हम जो है वो डायरेक्ट वेरिएबल यूज़ करके डेटा जो है ना वो हम डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम जितना भी काम कर रहे हो ना, वो मॉडल बेस्ड करें, क्योंकि मॉडल आपका डेटा होल्ड करता है। मॉडल क्लासेस आपकी डेटा होल्ड करती है, फिर डेटा को फिर किस तरह से दिखाना है यूआई पे, फिर वो हम उसको व्यू मॉडल के थ्रू एक्सपोज कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये वाली हेडिंग आ जाती है हमारे पास, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। अच्छा, अब इसकी अगर डेफिनेशन पे जाओगे, इस पर लिखा हुआ व्हेन अ न्यू डेटा टाइप इज डिफाइंड इन योर ऐप, यू शुड असाइन अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ टू इट। अच्छा, इसका बेसिकली ये चीज़ होती है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के, जितनी भी हमारे पास जितनी भी जगह से डेटा आ रहा है ना हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर, वो किसी एक जगह से, किसी एक सेंट्रल पॉइंट से आना चाहिए। वो मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेज से नहीं आना चाहिए। एक उसके लिए सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, वो सारी जगह से फैच करेगा डेटा, और उसके बाद फिर हमारी एप्लीकेशन के अंदर आना चाहिए। इसको अगर हम प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो हमारे पास डेटा एप्लीकेशन के अंदर कहाँ कहाँ से आता है, डेटाबेस से आता है, एक रूम डेटाबेस से आता है। दूसरा ये कि हमारे पास एपीआई से आता है, रेट्रोफिट के थ्रू आता है। तीसरा फाइल के थ्रू आता है हमारे पास। तो ये रेट्रोफिट की हमारी ऐप के अंदर जो डिपेंडेंसी हो गई, जो हमारे पास
रेट्रोफिट की हो गई, रूम की हो गई डिपेंडेंसी, और उसके अलावा जो फाइल का जो ऑब्जेक्ट हो गया, ये तीनों चीज़ें जो है ना किसी एक सेंट्रल जगह पे होनी चाहिए, जो कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर बनाते हैं रेपोजिटरी। रेपोजिटरी बेसिकली हमारी डेटा लेयर होती है, वो हमारी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होती है, वो तीनों जगह से डेटा फैच करती है, उसके बाद आगे एप्लीकेशन को पास करती है। तो अब ये अक्सर मैं मिस्टेक देखता हूँ कोड रिव्यू में कि जो ना वो कभी शेड प्रेफरेंसेस सर्विस में भी इंजेक्ट हुआ हुआ होता है। शेड प्रेफरेंसेस भी होती है हमारे पास डेटा सोर्स। तो शेड प्रेफरेंसेस जो ना सर्विस या एक्टिविटी में डायरेक्ट नहीं यूज़ होना चाहिए, वो रेपोजिटरी के अंदर इंजेक्ट होना चाहिए। अगर सर्विस को चाहिए तो वो रेपोजिटरी से लेगी, इसी तरह अगर एक्टिविटी को भी चाहिए तो वो पूरा रेपोजिटरी सर्विस को पास करेगी, सर्विस व्यू मॉडल को, देन फिर उसके बाद एक्टिविटी को पास करेगी। इस तरह से आएगा डाटा। ठीक है, अब इन्होंने ये डायग्राम बनाई हुई है, ये देखो। अब इस तरह से इन्होंने 3 लेयर्स में इसको सेपरेट करा हुआ है, जो हमारे पास भी यूज़ होती है। एक यूआई लेयर हो गई, देन उसके बाद डोमेन लेयर है, और उसके बाद डेटा लेयर है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो ये बताएगा भाई, द रोल ऑफ द यूआई लेयर इज़ टू डिस्प्ले एप्लीकेशन डेटा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यूआई लेयर का सिर्फ इतना सा काम होता है कि एप्लीकेशन का जो डाटा है वो उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके अंदर हमारे पास यूआई लेयर के अंदर हमारे पास व्यू मॉडल आ जाता है, और व्यू मॉडल के अलावा एक्टिविटी भी समटाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा लेयर जो हमारी सेकंड लेयर होती है, इस डायग्राम को अगर फॉलो करें, सॉरी थर्ड लेयर, डेटा लेयर का क्या काम है? द डेटा लेयर ऑफ एन ऐप कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक। द बिजनेस लॉजिक इज व्हाट गिव्स यू वैल्यू टू योर ऐप। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई डेटा लेयर जो है वो बिजनेस लॉजिक कंटेन करती है, जो हमारी ऐप की नीड होती है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर हमारी छोटी सी एप्लीकेशन है ना, तो यूआई लेयर बंदा बनाए और उसके बाद डायरेक्ट डेटा लेयर बनाए। ये वाली लेयर डोमेन लेयर ऑप्शनल हो सकती है, लेकिन हमारे केस में जो हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, तो हम लोगों ने उसको 3 लेयर में उसको सेपरेट किया हुआ। तो हमारी जो बिजनेस लॉजिक है ना, वो हमारे पास डोमेन लेयर में होते हैं, डेटा लेयर में नहीं रखते। डेटा लेयर में हम सिर्फ डेटा से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं। अच्छा, ये देखो, इसके बाद ये देखो कि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द डेटा लेयर इज मेड अप ऑफ रेपोजिटरीज। जो हमारे पास रेपोजिटरीज है ना, रेपोजिटरीज हो गई, और अगर हमने कोई फाइल के लिए क्लास बनाई हुई है, रेपो फायर स्टोर की हो गई, फायरबेस की क्लासेस हो गई, वो सारी हमारी डेटा लेयर के अंदर होनी चाहिए क्लासेस। ठीक है, और उसके बाद अब जो ऑप्शनल लेयर है हमारे पास, वो है डोमेन लेयर। अच्छा, डोमेन लेयर का इन लोगों ने डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द डोमेन लेयर इज एन ऑप्शनल लेयर दैट सिट्स बिटवीन द यूआई एंड द डेटा लेयर। सही है, ये समझ लो मीडिएटर है यूआई लेयर और डेटा लेयर के दरमियान में। और इस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द डोमेन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकैप्सुलेटिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक और सिंपल बिजनेस लॉजिक दैट इज रीयूज्ड बाय मल्टीपल व्यू मॉडल्स। ठीक है, तो इस डेटा लेयर डोमेन लेयर के अंदर हम बेसिकली बिजनेस लॉजिक होल्ड करते हैं अपनी, और इसके अंदर वो वाली लॉजिक भी आनी चाहिए कि जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ना 2 व्यू मॉडल है, दोनों के अंदर काम सेम हो रहा है, लेकिन दोनों के अंदर मल्टीपल जगह पे कोड लिखा हुआ है। ये व्यू मॉडल के अंदर हम कोड डुप्लीकेट करने के बजाय जो ना, जो उसके अंदर रीयूजेबल लॉजिक है, जो दोनों जगह यूज़ हो रही है, उसको हम जो है वो एक जगह एक्सट्रैक्ट करें एक सेपरेट लेयर में, जो कि हमारे पास डोमेन लेयर के अंदर सर्विस आती है हमारे पास, उस जगह रखें, और दोनों व्यू मॉडल को वो सर्विस का इंस्टेंस पास कर दें, और वहाँ से वो क्या कहते हैं कि बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगी। हमें कल को लॉजिक पे चेंज करना होगा तो हमें 2 जगह जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक जगह जाके चेंज करना पड़ेगा।